नेपाल एक ऐसा मुल्क जिसने लोकतंत्र, राजतंत्र और तख्तापलट की तमाम कहानियां अपनी छाती पर ढोई है। लेकिन इस बार जो हुआ है वो किसी किताब में लिखा हुआ पुराना स्क्रिप्ट नहीं है। इस बार सत्ता की गद्दी तय की है नेताओं ने, सेना ने नहीं, बल्कि देश की सबसे नई और सबसे बेचैन पीढ़ी ने, यानी जेन जी ने। और इसी फैसले ने नेपाल को एक ऐसी राह पर खड़ा कर दिया है जहां से या तो नया लोकतांत्रिक अध्याय शुरू होगा या फिर इतिहास दोहराया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। आज काठमांडू से आ रही सबसे बड़ी खबर है कि नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की अब देश की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। यह फैसला किसी संसद या राष्ट्रपति भवन में नहीं, बल्कि एक वर्चुअल मीटिंग में लिया गया, जिसमें हजारों युवाओं ने मिलकर तय किया कि देश को पुराने राजनीतिक दलों से हटाकर किसी निष्पक्ष चेहरे के हवाले किया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि ये वही सुशीला कार्की जिनकी पहचान किसी पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक सख्त, ईमानदार और भ्रष्टाचार विरोधी जज के तौर पर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये स्थिति आई कैसे? नेपाल की राजनीति में अस्थिरता कोई नई बात नहीं है। पिछले 17 सालों में 14 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। सत्ता के इस खेल में बार बार वही चेहरे लौट कर आते रहे। ओली, प्रचंड, देवबा, जनता का भरोसा खो चुका सिस्टम अब युवाओं के गुस्से के सामने ठहर नहीं पाया। सोशल मीडिया बैन की कोशिश ने आग में घी डालने का काम किया और देखते ही देखते जेन जी की अगुवाई में आंदोलन पूरे देश में फैल गया। सड़कों पर उतरे हजारों लड़के लड़कियों जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है, उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब देश की किस्मत वही तय करेंगे। इस आंदोलन की कीमत भी भारी रही। काठमांडू और बाकी शहरों में हिंसा भड़की, सेना को तैनात करना पड़ा, कर्फ्यू लगाया गया। रिपोर्ट्स बताती है कि अब तक करीब 30 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए हैं। लेकिन इस खून और आंसू के बीच एक बात साफ हो गई, ये केवल एक विरोध नहीं था, ये सत्ता संरक्षण को चुनौती देने वाली क्रांति थी। इसी दबाव के बीच सेना और जेन जी प्रतिनिधियों की बातचीत हुई। ये बातचीत अनोखी थी क्योंकि पहली बार नेपाल में सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने नहीं, बल्कि स्क्रीन पर आए। एक वर्चुअल मीटिंग में लगभग 5000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया और तय किया कि देश की नेतृत्व किसी ऐसे हाथ में होना चाहिए जो ना तो सेना से जुड़ा हो, ना ही दलों से। और वहीं पर आया सुशीला कार्की का नाम। सुशीला कार्की की पर्सनालिटी खुद एक मैसेज है। वे नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं और भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग पर उन्होंने सख्त फैसले सुनाए हैं। शिक्षा उन्होंने भारत के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ली है, इसलिए उनका भारत से जुड़ाव भी एक रोचक एंगल है। यानी एक ऐसा चेहरा जो कानून को समझता है, राजनीति से मुक्त है और जनता के लिए भरोसे का प्रतीक है। इसी वजह से युवाओं ने वोटिंग में कार्की को करीब 58% समर्थन दिया, जबकि काठमांडू के चर्चित मेयर बालेन शाह पीछे रह गए। लेकिन गौर करें तो इस पूरी प्रक्रिया ने सबसे ज्यादा बेचैन किया है नेपाल के पुराने खिलाड़ियों को। पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस पूरे घटनाक्रम को गहरी साजिश करार दिया। उन्होंने सीधे भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। उन्होंने भारत पर तख्ता पलट की साजिश रचने का दोष लगाया है। यह बयान सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि नेपाल और भारत के बीच के जटिल रिश्तों की एक झलक भी था। भारत दशकों से नेपाल की राजनीति पर असर डालता आया है, कभी सहयोग के नाम पर, कभी दबाव के नाम पर, और अब जब सुशीला कार्की का नाम सामने आया तो ओली ने इसे बाहरी हस्तक्षेप से जोड़ दिया। यहीं पर कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि नेपाल की ये पूरी उठापटक सिर्फ एक देश की आंतरिक राजनीति नहीं है, इसके पीछे गहरी भू राजनीति छिपी है। भारत और चीन दोनों ही नेपाल को अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहते हैं। चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जबकि भारत सांस्कृतिक और भौगोलिक रिश्तों के सहारे अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। ऐसे में अगर कोई अंतरिम प्रधानमंत्री भारत में पड़ी हुई है तो ओली जैसे नेता इसे भारत की चाल के रूप में दिखाना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा? क्या सुशीला कार्की वाकई अंतरिम सरकार को स्थिर रख पाएंगी? उनके सामने 3 बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। पहली, आंतरिक असहमति। जेन जी आंदोलन के भीतर भी कई गुट हैं जो अलग अलग एजेंडा रखते हैं। दूसरी, सेना का रोल। भले ही अभी सेना ने बैकफुट लिया हो, लेकिन नेपाल की राजनीति में सेना हमेशा एक छिपा हुआ ताकतवर खिलाड़ी रही है। तीसरी, चुनाव। अगर अंतरिम सरकार सिर्फ चुनाव कराने के लिए बनी है तो चुनाव कब होंगे और ये कितने निष्पक्ष होंगे, ये सवाल बना रहेगा। हालांकि इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।